में क्या है? The question says Mr. N is a foreign citizen. He, his parents and grandparents were not born in undivided India. Okay, बात खत्म. Normal question. However, his relatives like brother of his father, sister of his mother, and brothers and sisters of his grandmother and grandfather were born in undivided India. These factors are not relevant. So आपने बस समझाना है कि भी जो definition है person of Indian origin की वो satisfy नहीं हो रही है. The relatives of the parents and grandparents, the birthplace. इस क्वेश्चन का पॉइंट क्या है? इस क्वेश्चन का अभी तक जो आया पॉइंट वही है, द बर्थ प्लेस ऑफ रिलेटिव्स ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि वी आर कंसर्न ओनली विद असेसी हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. ब्रदर सिस्टर भी कोई बहुत दूर के नहीं है. इन लोगों को हम हिंदी भाषा में मामा चाचा ताऊ ये सब बोलते हैं, वही सब लोगों की बात हो रही है, बट उनका रेलिवेंट नहीं है. रेलिवेंट मैंने क्या कहा था? खुद माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये 7 रेलिवेंट है, बाकी रिलेटिव्स रेलिवेंट नहीं है. He is in India as follows in the earlier years. 11, 12, 140, 10, 11, 130, 290, 360 days. Before this, nil. He was planning to leave India on 29th May, but due to abnormal cancellation of flight, he could leave on 1st. अभी कहाँ तक काउंटिंग होगी? बट वो तो 29 को जा रहा था ना. बट गया फर्स्ट को है, दैट इज द रियल फैक्ट. फ्लाइट कैंसिल होगी, उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि अगर फ्लाइट कैंसिल नहीं होती 29 मई मीन्स 59 डेज, फिर तो नॉन रेजिडेंट हो जाता. अभी 61 हो गया तो फिर पीछे की स्टोरी रेलिवेंट हो गई. पीछे की स्टोरी में एटलीस्ट रेजिडेंट तो आंसर आ ही रहा है. 730 बन रहे हैं, 920, फिर तो ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. शिवम देख लिया आपने आंसर. In question number 53, he is in India for 61 days or 62? In 2012-13, he is in India for 62 days. पीछे अगर हम देखें तो दिया है 140, 130, 290 and 360. टोटल कितना आया? That's 920 days. So definitely it is more than 730. और last 4 years का भी यही है. 365 भी satisfied और वो भी, और इन दो में तो पक्का रेजिडेंट है ही है. So the answer is बिल्कुल लेना चाहिए. चलिए, अब जो पिछले सालों में इसमें क्वेश्चंस आए हैं, 3-4 क्वेश्चंस आए हैं, वो हम करेंगे. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, असाइनमेंट्स में सभी कुछ कवर्ड होगा. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी कवर्ड होंगे. आपके प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मॉड्यूल सभी के क्वेश्चंस असाइनमेंट में होंगे. नहीं, अभी करा देंगे, लास्ट में भी हम कर लेंगे. वैसे मैंने शुरू में एक करवाए थे 1-2, वो उसी को बताने के लिए थे. हाँ, पूरे सेक्शंस के साथ शुरू में मैंने 1-2 क्वेश्चन लिखवाए थे, वो वैसे ही लिखना और कुछ नहीं होता है. बट फिर भी अगर आप कहते हैं तो लास्ट में 1-2 क्वेश्चन हम इस तरह से कर लेंगे. ठीक है. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में नवंबर 11 में क्वेश्चन आया था. एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर विजिट्स इंडिया फॉर 100 days in every financial year. This has been his practice for last 10 years. Decide his residential status. क्या आंसर है? यस. क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आएगा NOR. रीजन बीइंग, हाँ, बाकी सब तो हो जाएगा सेटिस्फाइड, लेकिन लास्ट 7 years में 730 days नहीं आएगा. He visits India every year for 100 days. So in the 12-13, it is 100. Then 11-12 onwards, ये सारे में 100 है, तो 60 वाला तो सेटिस्फाई हो जाएगा. 4 में 400 होने से 365 भी सेटिस्फाइड हो जाएगा. रेजिडेंट जैसे इसमें 100 और पिछले में 400 आ रहा है, ऐसे इस वाले में भी 100, 400, 100, 400, 100, 400, तो रेजिडेंट आता चला जाएगा. राइट.
लेकिन 7 साल में इसका आंसर 700 आएगा. सो सेकंड एडिशनल is not satisfied, hence the answer is NOR. कोई डाउट है तो बताइए प्लीज. So we can go faster. For the question in November 2010 exam, it is question number 55. He is an Indian citizen. No problem. Left India on September 22. September 22 is less than 182. कितना आ रहा है? 175. For the first time to work as an officer of a company in Germany, decide his residential status and explain the conditions to be fulfilled to the same. Conditions are simple. Conditions are that he is an Indian citizen living in India for employment abroad, so minimum presence is 182 days required. So that is the condition, and he is fulfilling that, all the conditions. So section 6, subsection 1, he is non-resident. So simple. This is the point. Indian citizen living in India for employment, hence minimum presence required is 182 days. जैसे मैं ना क्वेश्चन में explain the conditions to be fulfilled या comment, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन में पार्ट हो तो इस तरह से पहले आप थोड़ा समझा दीजिए, फिर प्रेजेंस दिखा दीजिए, बाकायदा एग्जाम है तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर दीजिए, अप्रैल इतना, मई इतना, जून इतना, और उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा. जैसे आपने बताया भी कि इन द फाइनेंशियल ईयर 12-13 रेलेवेंट ईयर ही इज इन इंडिया फॉर 175. So, non-resident is the answer. Question number 55, final answer is non-resident. Question number 56. कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आज, पूरा करना है इसको. Question number 56, November 2002. It says in the year 2012-13, previous year, a sailor has remained on a ship for a private company owning the ocean-going ships as follows. Outside the territorial waters, 183. Inside the territorial waters, 182. Is he considered to be resident or not? For assessment year 13-14 comment. कमेंट के नाम पे इतना ही है. ही इज एन इंडियन सिटीजन, नेचुरली ऐसा ही हिंट आ रहा है, एंड ही इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, हाँ, एज ए क्रू ऑफ इंडियन शिप. सो 182 से, बट 182 तो है ना. दूसरी बात आप बताएंगे कि द प्रेजेंस इन द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, द प्रेजेंस इन द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स इज ट्रीटेड लाइक प्रेजेंस इन इंडिया. और इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स कहां तक बताए थे? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. वो लिखने के लिए है. प्रैक्टिकल लाइफ में कितना है? करीब 22 किलोमीटर है. बट एग्जाम के लिए क्या है? 22 भूल जाओ. एग्जाम के लिए तो 12 नॉटिकल, ठीक है ना, माइल्स. वो नहीं याद करना, वो याद नहीं करना. हाँ, वो तो उसकी लिमिट बताइए ना. इसमें लिखा टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स ऑन पेज 4. फिर मैंने बताया कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.1515 माइल्स
इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। तो हमारी जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वो किलोमीटर्स में चलती है, तो उसके हिसाब से 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल्स इज अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर। दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जामिनेशन पर्पज आप 12 नॉटिकल माइल्स लिखते हैं तो करेक्ट माना जाएगा। खैर क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कितने नॉटिकल माइल्स है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेरिटोरियल वाटर में है, तो आपने लिखना है प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स shall be treated like presence in India. That is the point. That is the point in this question. Question number 56 का main point यही है that presence in Indian territorial waters, presence in Indian territorial waters shall be treated like presence in India. ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। तो फिर साफ साफ है, करंट ईयर में रेजिडेंट है, लास्ट ईयर का उसने पूछा नहीं है, वैसे सिर्फ रेजिडेंट और नॉट ही पूछा है, तो रेजिडेंट आप बता सकते हैं। और आप बता सकते हैं अज्यूमिंग दैट ही वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन इंडिया बिफोर ही इज ROR, अज्यूमिंग। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 सेज, बोले बड़ी लंबी कहानी है इसकी, तो इसको हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो बाद में तो भूलते रहेंगे इसको। 2012, 13 ये हमारा ईयर है, 11, 12, 10, 11, 9, 10, 8, 9, एटलीस्ट इतना तो उसका चैप्टर खोल ही लेते हैं, ताकि पढ़ते पढ़ते इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये तो फिर तंग करेगा बाद में क्वेश्चन। It says, Mr. N, an American citizen, is appointed by a multinational company to its branch in New Delhi in 2009. Mr. N has never been to India before his appointment. He arrives in Mumbai on 15th April 2009 and joins the New Delhi office on 20th April 2009. 9 means 9, 10. यानी कि 8, 9 का हमें पता चल गया, 0 आंसर है। मिस्टर एन एन अमेरिकन सिटीजन, बाहर का बंदा है, इंडिया में उसकी ट्रांसफर हुई है, यहाँ जॉब लगी है, 2009 में आया है, तो इसका मतलब 8, 9 तो क्लियर हो गया, और उससे पहले का भी 0 है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर। चलो फिर क्या हुआ। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ज्वाइन हिम इन इंडिया ऑन 20th अक्टूबर। साहब अप्रैल में आए, बीवी बच्चे अक्टूबर में आए। चलो इसमें तो हमारे को कोई मतलब नहीं है। The company allotted him a leased residence for the purpose of his stay. The residence is occupied by him from the beginning of October 2009. ये फैक्टर सारे के सारे irrelevant है। उसने कब रेजिडेंस ऑक्यूपाई किया, कब उसके फैमिली मेंबर्स आए, ये फैक्टर्स रेलिवेंट नहीं है। आगे बढ़ो। On 10th February 2010, he is transferred on deputation to the regional chief of his employer's operations in South Asia, having headquarters in Hong Kong. जो भी है, चला गया। He leaves New Delhi on 11th Feb. Okay, यहां की बात हो रही है। यहां पर साहब आए थे 15 अप्रैल को और चले गए 11th फरवरी 10 को। गलत तो नहीं लिखा? ना 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 ना, वो जॉब कर रहा था 10 तक, ये चक्कर है इसमें। और 10 को उसकी ट्रांसफर हुई। ऑन 10th ही इज ट्रांसफर्ड, बट ही लीव्स न्यू दिल्ली ऑन 11th। वही तो पॉइंट है ना इसमें, छोटा छोटा जो क्वेश्चन दिया, कहां तक काउंटिंग होगी। तो जब वो गया 11 को है तो 11 भी काउंट करना पड़ेगा। हमने कहा था बोथ डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर शैल बी इंक्लूडेड, ये लॉ है। फिर क्वेश्चन कहता है ही लीव्स न्यू दिल्ली ऑन 11th Feb एंड अराइव्स इन हांगकांग। ये मतलब नहीं हमारा। मिस्टर एन लीव्स बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टिल 14th August 2011 व्हेन दे लीव अलोंग विद हिम फॉर हांगकांग। यानी 14 अगस्त 2011 को एन और वो बच्चे उसके साथ हांगकांग चले गए। मिस्टर एन हैड कम टू इंडिया अर्लियर ऑन 15th June ऑन 2 months लीव। उससे कोई मतलब नहीं।
यानी 11-12 में यहां पर 2 महीने की छुट्टियों में आया 15 जून और चला गया 14 अगस्त 11। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं सिर्फ। एक तो ये बताया था कि 15 अप्रैल को आ गए थे और 11 फरवरी को चले गए, और एक ये बताया कि 2 महीने की छुट्टियों पे आए थे, 2 महीने पहले 15 जून को, 14 अगस्त को चले गए। अभी तक यही समझ में आया मुझे। देन आगे कहता है द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑक्यूपाइड द रेजिडेंस टिल डेट ऑफ डिपार्चर टू हांगकांग। ये रेलिवेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ डेपुटेशन एंड इज रीपोस्टेड टू इंडिया एंड जॉइन्स द न्यू दिल्ली ऑफिसर्स एज हिज एम्प्लॉयर एज चीफ ऑफ इंडियन ऑपरेशंस ऑन 2 Feb 2013। यहां पर आए फरवरी में 2 Feb 13 to 31 March 13। In what residential status and will be accessible for the various years to income tax in India? Huge question। हाँ, फिलहाल आप मुझे पहले बताइए, जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए ये क्लियर हैं? ठीक है, अब इसको हम लिखा रहने देते हैं फिलहाल। पहले अब नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे इसमें सब में। यहां कितना आ रहा है? 27 और 31, 58। He is in India for 58 days in 12-13, 11-12, 61। पीछे विनीत सॉल्व किया इसको? कितने दिन है ये? नहीं किया? उज्जवल सब अलग अलग बताओ, बस कोई काम मत करना है मेरे को। करो फिर सॉल्व, है ना? अप्रैल में 14 दिन नहीं है तो 16 दिन है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अरे कहाँ चला गया मैं? फरवरी तक है ना? अक्टूबर, नवंबर, कौन सा साल है ये? 11, 9, 10 हाँ, लीप ईयर नहीं है। जनवरी, अब चलो, हमने अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट पूरे कर लिए। एक हमने प्रेजेंस लिख ली, एक हमने नंबर ऑफ डेज लिख ली है। अब क्वेश्चन कहता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो फॉर डिफरेंट ईयर्स। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ करंट ईयर की बात नहीं कर रहा। तब आप इसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रीवियस ईयर 12-13, असेसमेंट ईयर 13-14। आंसर इज नॉन रेजिडेंट बिकॉज ही इज ए फॉरेन सिटीजन एंड हूसोएवर ही इज लेस देन 60 डेज तो कोई बात बनती ही नहीं। 58 नॉन रेजिडेंट स्ट्रेट। दिया हुआ ना क्वेश्चन में डेट, तो अंदाजे से दिया, अप्रॉक्स 2 महीने लिख दिए, पर डेट तो आने जाने की दी हुई ना क्वेश्चन में। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये दिया हुआ उसमें। दिस डेट इज गिवन 14 अगस्त 2011। हाँ जी प्लीज, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर 11-12, असेसमेंट ईयर 12-13। ही इज इन इंडिया फॉर 60 days, but last 4 year no 365, so no condition satisfied, NR। Ten 11 no presence, 10-11 assessment year, 11-12 again non-resident, then previous year 9-10 assessment year 10-11 more than 182 days resident but no previous presence, so there is no need to mention about 8-9 because he was
नॉट प्रेजेंट, आया ही नहीं था पहले भी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 58। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि क्वेश्चन नहीं पढ़ के तो बता दूं, फिर भी मतलब सिर्फ क्वेश्चन नंबर पढ़ के आंसर बता दूं, इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं मैं। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर देखा है। क्वेश्चन नंबर 58, इट सेज, क्वेश्चन 57 तक ओके है पक्का? क्वेश्चन 58, मिस्टर डी ए नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट से बेसिकली बताना चाह रहा है कि ये नहीं, आंसर बता दिया, बेसिकली बताना चाह रहा है कि बाहर रहता है बेसिकली। रिजाइडिंग इन यूके सिंस 76, केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 11 फॉर परमानेंट सेटलमेंट। अच्छा, 1 अप्रैल 11 को परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ गए साहब। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर लास्ट ईयर एंड करंट ईयर। लास्ट ईयर तो लिखना पड़ेगा इसको। फाइनेंशियल ईयर 12-13 में यही है सारा साल, बट पीछे की हिस्ट्री 11-12 ही है सिर्फ, उसमें भी पूरा ही साल है। 11-12 में 366, यही है टोटल। क्वेश्चन की टोटल प्रेजेंस तो इतनी है। सो इस ईयर में देखें तो रेजिडेंट है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन लास्ट 4 ईयर्स तो ठीक है, जरूरत ही नहीं है, 730 नहीं बन रहा, और लास्ट 10 में से 2 ईयर्स में रेजिडेंट भी नहीं है। तो इस साल का आंसर क्या आया? सिमिलरली इस साल का भी, हाँ, एनआर कौन कह रहा है? ROR, और क्या है? बस यही है, और कुछ है नहीं, NOR ही आएगा। सो द आंसर इज NOR फॉर बोथ द ईयर्स। भाई 7 साल में 730 तो बनता नहीं ना, इसका कुछ हो नहीं रहा इसका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 59। चलिए बातचीत नहीं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चंस करने में। सो लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 59। मिस ए, एन अमेरिकन नेशनल, गॉट मैरिड टू मिस्टर आर ऑफ इंडिया इन USA। ओए, क्या कहानी है ये? क्वेश्चन सेज मिस ए, अरे समझने दो, RNR पहले बोली लगाते हो। एक क्वेश्चन सेज मिस ए, एन अमेरिकन नेशनल, गॉट मैरिड टू मिस्टर आर ऑफ इंडिया इन USA। अच्छा, साहब बाहर गए होंगे, वहां पर शादी कर ली, एंड केम टू इंडिया, मिस ए की वहां मैरिज हुई, एंड शी केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 मार्च 2012, लास्ट ईयर है ये। शी रिमेन्ड इन इंडिया अप टिल 15 सितंबर 2012, ये करंट ईयर है, एंड लेफ्ट फॉर USA ऑन 16 सितंबर। हाँ ठीक है, जो भी है। तो ये तो उल्टा हमें 15 की जगह 16 तक लेना पड़ेगा, डे ऑफ डिपार्चर इंक्लूड करते हैं। खैर, शी रिटर्न ऑन 25 मार्च 2013। डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस, कहानी है इसमें तो पूरी। इनमें जो प्रेजेंस मानी जाएगी वो मानी जाएगी 1 अप्रैल 12 से लेके 16 सितंबर 12 प्लस 25 मार्च 13 टू 31 मार्च 13। इज इट फाइन? कितना हो गया?
अभी इससे फैसला नहीं हो पाएगा, और पीछे जाना पड़ेगा। अगर 60 से ऊपर है पीछे देखना ही पड़ेगा। हाँ क्यों, 15 मार्च को आ तो गई। How much? 17 days? नॉन रेजिडेंट नहीं बन रहा करंट ईयर में। ठीक है 60 है, लेकिन लास्ट 4 ईयर्स में कुछ आ नहीं रहा, कुछ नहीं बन रही इसकी बात थी। Should I proceed please? इंडियन रेजिडेंट सिटीजन, सिटीजनशिप तो मिलती है काफी सालों के बाद, 7 साल के बाद। मैंने बताया शादी में थोड़ी होता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 60, एन इंडियन क्वेश्चन नंबर 60 थियरी क्वेश्चन है। इट सेज दैट एन इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन रेजिडेंट इज अलाउड टू होल्ड 2 डिफरेंट सिटीजनशिप साइमल्टेनियसली। इज द सिटीजनशिप अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस? हाथ रेज करके बताओ। हाँ क्या? नो। आप बोलो नो। द करेक्ट आंसर इज अप टू सम एक्सटेंट। व्हाट एक्सटेंट? ओरिजिन की कौन बात कर रहा है यार, तू इधर उधर भोग रहा है। तो सिटीजनशिप की बात करो ना सिर्फ, आप एग्जामिनर को मत घुमाओ, वो आपको घुमा देगा मार्क्स देने में। अब जो पूछा वो बताओ बस। वो पूछ रहा है सिटीजनशिप रेलेवेंट है, द आंसर इज टू सम एक्सटेंट यस। वैसे तो हम नंबर ऑफ डेज पर ही चलते हैं, लेकिन अगर इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट है या इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज है, देन वो बेसिक कंडीशन ऑल्टर हो जाती है। तो इन्हें भी अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पूरे ही प्रोविजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन सिटीजनशिप रेलेवेंट ही नहीं है, आप ये तो नहीं कह सकते। रेलेवेंट तो है, ऐसे नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो आपको हर चीज करेक्ट देनी होती है, और मैंने आपको रिटर्न भी दी है करेक्ट। उसके अंदर देखो, जब उसमें डिटेल्स देने के बाद 1.5 पेज के बाद ना बीच में एक सेंटेंस आ रहा है, आई सर्टिफाई दैट अबव पर्टिकुलर्स आर टू दी करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, साइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आप ये मत समझो बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट में से एक होगा वो, और वहां पर आप एक सेंटेंस राइटिंग में लिख के साइन करके दे रहे हो कि भाई ये मेरा स्टेटस है, ये मेरी बैंक डिटेल्स है, ये मेरी इनकम है। तो लाइक यू टेक चांसेस अगर आप कोई भी चीज झूठ लिख के दे रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि जो फायदा है वो हम यूज करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल करेक्ट। मजाक की बात अलग है। तो सीरियसली तो फिर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई चीज दे रहे हैं तो ढंग से लिख के दोगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 60 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 61 ये कहता है, if A has stayed in India for previous year 12-13 for 180 days, okay, and is non-resident in 9 out of 10 years immediately preceding the previous year, and he has stayed in India for 365 days in all 4 years preceding the previous year, and 420 days in all in the 7 years immediately preceding the current previous year, what will be the residential status? NOR। बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, बट 420 डेज 7 साल में ये नहीं चलेगा, है ना। हाँ ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर NOR ही आ रहा है ना। द आंसर इज NOR। क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व तो नहीं कराऊं, क्लियर है। नाउ वी हैव क्वेश्चंस ऑन HUF। ये HUF वाले क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े पड़ जाते हैं कि बार थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, संभल संभल के। इट सेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 12-13 N and Sons HUF was partly controlled from India by its Karta N, who is citizen of India but stays outside India. For the purpose of managing the affairs of HUF, S has been regularly visiting India. Determine the residential status of HUF for assessment year 13-14 if A, B, C। 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला बात यह है कि HUF इज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, साफ साफ लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बिना क्वेश्चन पढ़े मैं ये देख पा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में हमें ROR NOR सॉल्व करना है, अदरवाइज HUF तो रेजिडेंट ही है ना। सो क्वेश्चन 62
HUF is resident. Section Section 6, subsection 2. Is it clear, please? Next. And has been visiting India for 100 days. क्या जवाब है? नहीं, पहले इसका बताओ ना, क्या करूं 100 दिन का? Why? सेकेंड एडिशन क्या है? तो वो हो रही है सेटिस्फाई? नहीं हो रही ना, पहली हो रही है। पहली हो रही है। उज्ज्वल क्या कहता है? हो रही है। वेरी गुड। विनीत क्या कहता है? हो रही है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? 182 चाहिए, क्यों? ऐसा थोड़ी पढ़ाया मैंने क्या पढ़ाया कि लास्ट 10 इयर्स में से 2 में रेजिडेंट होना चाहिए और लास्ट 7 इयर्स में 730 डेज प्रेजेंस होना चाहिए, ये बताया। लेकिन जो लास्ट 10 इयर्स में रेजिडेंटशिप निकालनी है उसके लिए तो वो नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई होंगे जो पढ़े हुए हैं। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा। अब आप ध्यान से देखिए माय डियर सर एंड मैडम, 100 डेज वो विजिट कर रहा है लेकिन ही इज एन इंडियन सिटीजन। 182 इज रिक्वायर्ड। वो बात ठीक है, आंसर तुक्का मार के एनओआर आ जाएगा क्योंकि 730 नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि वो लास्ट 10 इयर्स में उसकी जो रेजिडेंटशिप वाला क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसमें जो कर्ता का हमें लास्ट 10 इयर्स देखना है उसमें वो इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया वाला प्रोविजन लग रहा है। तो ही इज नॉन रेजिडेंट बिकॉज ही इज विजिटिंग ओनली फॉर 100 डेज। पार्टली तो खत्म हो गया ना, वो पार्टली फुल्ली छोड़ दो उसको, वो ये खत्म, चैप्टर फिनिश्ड। आप प्लीज 2 चीजों को पहले भी मिक्स कर रहे थे, डोंट बी कंफ्यूज्ड। वो पार्टली फुल्ली जो कंट्रोल वाली बात है वो हो गई यहां पे पूरी खत्म। हमारी बात समझ में? ये चीज क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट, एंड हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 110 डेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो नॉन रेजिडेंट आ ही रहा था फर्स्ट एडिशनल में, और सेकंड में भी कितना आ रहा था, 700 दिन। ये तो पूरा ही गड़बड़ था। बी में क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट तो स्टिल नॉट सेटिस्फाइड होगा, सेकंड में लेकिन 110 से 770 डेज आ जाएगा, बट स्टिल आंसर इज रेन वाटर। क्यों नहीं निकाले, मैं आपसे पूछता हूँ क्या है? वो ठीक है लेकिन हमें एडिशनल चेक तो करनी ही पड़ेंगे ना बेटा। एचयूएफ के अंदर है हम, क्वेश्चन इंडिविजुअल का नहीं सॉल्व हो रहा है। इंडिविजुअल के केस में बात ठीक है, बट एचयूएफ में तो हमें एडिशनल चेक करनी ही करनी होती है। ऐसे कैसे मान लेंगे जब लिखा है करता है वो, तो इंडियन सिटीजन ही तो होगा करता। एक बार मैं एक को ही बता पाऊंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे ये कहूं कि क्वेश्चन मिस्टर एन के लिए सॉल्व करो तो आपकी बात ठीक है, फिर एडिशनल नहीं चेक करनी। लेकिन क्वेश्चन एचयूएफ के लिए जब सॉल्व करना है तो एडिशनल कंडीशंस तो देखनी ही पड़ेंगी ना। एचयूएफ का प्रोविजन क्या होता है, पहले देखो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अगर रेजिडेंट है फिर कर्ता की एडिशनल कंडीशंस चेक करो, तो वो करनी ही पड़ती हैं, कोई वे आउट नहीं है।
अब आप बोलो। हाँ, तो एचईएफ रेजिडेंट हो जाती है, वो तो पहले है ना। हाँ हाँ, तो रेजिडेंट मान तो लिया मैंने, कब नॉन रेजिडेंट लिखा है? ए में भी, बी में भी, सी में भी, तीनों में रेजिडेंट है। हम तो एडिशनल कंडीशन चेक कर रहे हैं एबीसी में। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का फैसला होने के बाद जाएंगे आरओआर एनओआर पे, तब ये एडिशनल कंडीशन चेक कर रहा हूं ना मैं। आपकी बात ठीक है, रेजिडेंट है, मैं तो कह रहा हूं पार्टली इन इंडिया, तो रेजिडेंट मान रहा हूं मैं, डोंट बी कंफ्यूज। एनओआर ही आएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर लेस देन 100 डेज, तो ये वाला तो उड़ गया ना उसका। इन एनी केस लेस देन 182 डेज आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ूं। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 62, थर्ड पार्ट। He has been visiting India for last 12 years. During the immediately preceding previous year, he was in India for 40 days every year, and prior to that for 250 days every year. N has been visiting India for last 12 years. During the immediately preceding previous years, he was in India for 40 days every year. ये ना मिसप्रिंट हो गया, मैंने इसको शायद ऐसे लिखा था कि 4 साल 40 दिन और उसके बाद 250 दिन। इसके आंसर को देखें, ये क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया था। इसमें वो डिटेल तो नहीं दी हुई। ओके, सो इसको हम क्वेश्चन को ऐसे ले लेते हैं, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही वॉज इन इंडिया फॉर 40 डेज एंड प्रायर टू दैट 250 डेज एवरी ईयर। क्वेश्चन को फिर हम ऐसे ले लेते हैं। हाँ, कोई डाउट हो रहा है? मैं इसको इरेज कर दूं? कौन सा? क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा? मैं ये से पूछता हूं। हाँ, कोई पॉइंट है? अर्जेंट है? हाँ जी, देखिए, मैं या तो अगर आपको कंफ्यूजन है, औरों को भी कंफ्यूजन हो, तो फिर मैं सारा दोबारा से समझाऊं। एचईएफ के अंदर मैंने सिंपल आपको ये प्रोविजन बताया था कि दो बातें अलग अलग हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हम सब मिक्स कर देंगे और उसके बाद आपसे 10 बार समझेंगे, तो 10 बार भी समझने में समझ में नहीं आएगा, समझ में एक बार में ही आएगा अगर आप ध्यान से समझें। दो बातें अलग अलग हैं एचईएफ के केस में। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का फैसला अलग ढंग से होता है, आरओआर एनओआर का फैसला अलग ढंग से होता है। जब हम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का फैसला करते हैं तब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखते हैं, तब नंबर ऑफ डेज काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल साफ साफ लिखा है पार्टली इंडिया में है, इसलिए एचईएफ रेजिडेंट है। क्लियर? यहां तक कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं फिर खत्म। अब आ जाता है इसके आगे। सपोज रेजिडेंट तो है, जब रेजिडेंट है तो एडिशनल कंडीशन कर्ता की सेटिस्फाई देखनी होती है। रूल है, सारे फैमिली मेंबर्स के नहीं देखते। सपोज लिखा हो कि 4 फैमिली मेंबर हैं, एक 25 दिन आया, एक 100 दिन आया, तो जोड़ दो, ऐसा नहीं लिखा। लॉ क्या कहता है, फिर सिर्फ कर्ता को देखो, कर्ता की एडिशनल प्रेजेंस चेक करो, और उसके लिए एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखो पिछले 10 साल का, वो 2 में रेजिडेंट होना चाहिए, और उसकी प्रेजेंस देखो पिछले 7 साल की, वो 730 डेज होनी चाहिए। इतना ही है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। अब आप मुझे पूछो कि क्या डाउट है। एनओआर इसलिए आया क्योंकि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब एडिशनल क्यों नहीं हुई ये आप पूछिए। 770 में तो सेटिस्फाई हो गया, बट इस पॉइंट में वो इंडियन सिटीजन भी तो है। मैं नीरज गुप्ता
इंडिविजुअल हूं, हाँ या ना? फादर हूं, यस। हस्बैंड हूं, यस। सन हूं, यस। फैकल्टी हूं, यस। इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं, यस। 50 चीजें हैं। तो मिस्टर एन इस क्वेश्चन में कर्ता भी है, इंडिविजुअल भी है। दो बातें क्या आप अलग अलग नहीं सोच सकते? ही इज ऑल्सो अ कर्ता एज वेल एज ही इज एन इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन। तो जब कर्ता की एडिशनल कंडीशन चेक होंगी पिछले 10 सालों की, तो क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है तो इसलिए 182 डेज की विजिट चाहिए। कर्ता इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन भी तो है। एक आदमी एक से ज्यादा स्टेटस रख रहा है, मैंने भी अपना एग्जाम्पल देकर समझाया। इंडियन सिटीजन है, लेस देन 182 डेज विजिट कर रहा है तो नहीं माना जाएगा। अब क्लियर है? ठीक है, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन फिर मैं आपको ब्रेक में दूंगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएं। थर्ड पार्ट ये कहता है लास्ट 12 ईयर्स में विजिट कर रहा है, करंट ईयर में 40, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर C part, N has been visiting India for last 12 years. Now during the immediately preceding previous year he was in India for 40 days every year. Now every year नहीं बनेगा ना फिर, for 40 days ये every year word काट दो, and prior to that for 250 days every year. So इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर 12-13 है उसके बेसिस पर तो हमने सिर्फ देखा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होता है उसमें हम कर्ता की प्रेजेंस नहीं चेक करते, उसमें हम क्या देखते हैं? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। लेकिन उससे पहले जो हमारे ईयर्स हैं उसमें नॉर्मल हो जाता है। 11-12 में 40 एंड 10-11, 9-10, 8-9, 7-8, ये सारा कितना है? दिस हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग। तो 10 में से 2 में रेजिडेंट होना या 7 साल में 730 कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियरली बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। Both additional conditions are satisfied, so the HF is ROR in the third situation. Is it okay please? आगे बढ़ें। इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए, now we'll take up question number 63. The management and control of HUF is situated in India. बात खत्म, साफ साफ। Section 6 subsection 2 resident. The manager of the HUF visited USA with his wife from 10th May 11 to 23rd Feb 2013. Earlier he was always present in India. हाँ, तो अगर ये 2 साल का गड़बड़ हो भी जाए, अगर ये 2 साल का गड़बड़ हो भी जाए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
देखिए जहां तक सवाल है, मैनेजर का मतलब होता है जो मैनेज कर रहा है। कर्ता और मैनेजर एक ही चीज है। यहां पर यही समझाने के लिए भी दिया है। अगर आप बेयर एक्ट खोल के देखें इनकम टैक्स एक्ट का, तो वहां टर्म मैनेजर लिखी है कर्ता की जगह, बट मैनेजर ऑफ द HUF इज कर्ता, द वन हु मैनेजेस इट, करेक्ट। सो द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF, और यहां पर और किसी के बारे में बताया नहीं, उसी मैनेजर के बारे में बताया हुआ है, यही समझाने के लिए कि मैनेजर इज द अदर टर्म फॉर कर्ता। So the manager of the HUF visited USA with his wife from 10th May 11. So आप देखिएगा जो प्रीवियस ईयर 12-13 है उसमें मैनेजमेंट इज इन इंडिया, सो रेजिडेंट इलेवन 12 में April and May, only 40 days. 10-11 he was in India, always in India. ये क्वेश्चन है. Please try to understand a simple question in a simple way, right? सिंपल बताया हुआ है कि वो करंट ईयर में इंडिया में था रेजिडेंट, और सॉरी मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिया में था रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये एक साल गड़बड़ है क्योंकि वो चला गया इंडिया छोड़ के, उससे पहले हमेशा यही था। तो 10 में से 2 में रेजिडेंट होना या 7 में 730 दिन कोई खास बात नहीं है। सो आंसर इज RORHA। हाँ जी प्लीज आगे बढ़ें, पक्का। नाउ विल टेक अप क्वेश्चन नंबर 64। ये एग्जाम में आया था आपके। द क्वेश्चन सेज एक्स कर्ता ऑफ HUF claims that the HUF is non-resident as the business of HUF is transacted from UK and all the policy decisions are taken there. Yes. Section 6 subsection 2 controlled totally outside India, non-resident. कुछ है ही नहीं इसमें। मैं आगे बढ़ रहा हूं प्लीज। क्वेश्चन 65। द क्वेश्चन सेज द बिजनेस ऑफ ए HUF इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम UAE एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम UAE एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। अभी तक तो कोई हिंट आया नहीं कंफ्यूजन का। ऑल द डिसीजंस आर टेकन देयर चल रहा है इसका। तो Mr. N, the Karta of HUF, was born in Agra, visits India during the previous year 12-13 after 14 years. He comes to India on 1st May 2012 and stays there for 198 days. Determine the residential status of N and HUF. देखिए क्वेश्चन में, हाँ 65 क्वेश्चन सेज द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम UAE एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। अब इसमें 2 अजम्पशंस बनती हैं एक्चुअली। जो भाई साहब हैं, हाँ क्या चीज, हाँ इसमें ना 2 अजम्पशंस बनती हैं क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये बनती है जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन चल रहा है वैसे चलो, तो अगर हम वो अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई सारे डिसीजंस आउटसाइड इंडिया हैं तो HUF तो नॉन रेजिडेंट हो गई, बात खत्म है ना। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि जब वो 198 डेज इंडिया में था तो कुछ तो किया होगा, ये दूसरी अजम्पशन बनती है जो क्वेश्चन का हिंट नहीं है लेकिन बनती है, तो फिर हम मानेंगे कि HUF रेजिडेंट। तो ये डिपेंड करता है कौन सी अजम्पशन। इज इट ओके? क्वेश्चन वाली ही ले लेते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन वाली अजम्पशन लेके भी चल सकते हैं, दूसरी अजम्पशन लेके भी चल सकते हैं। इज इट क्लियर? सीधी सीधी लेते हैं तो आउटसाइड इंडिया है, क्लियरली HUF नॉन रेजिडेंट है। और अगर अदरवाइज हम इसके अंदर ये अजम्पशन लेते हैं कि करंट ईयर में 198 डेज है तो इसको हम रेजिडेंट भी मान सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर 1% हम इसको रेजिडेंट मानते हैं तो फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट 14 साल में यहां था नहीं, तो फिर NOR आंसर आएगा। यानी इसका आंसर या तो बनेगा नॉन रेजिडेंट UAE बेस पर, और अगर 198 डेज की प्रेजेंस पर हम इसको रेजिडेंट काउंट कर लें तो NOR आंसर आएगा।
उज्ज्वल क्या डाउट है? आगे बढ़े। मिस्टर एन का भी उसने कहा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। अब करंट ईयर में तो 198 है, पहले तो साहब थे नहीं, तो एनओआर उनका भी आंसर आ गया। 198 है तो ठीक है, रेजिडेंट तो हो गया। तो फॉर मिस्टर एन द स्टेटस इज एनओआर। मैंने जो इसका हिंट आंसर दिया है पीछे, जिस दिन मैंने इस क्वेश्चन को बनाया और टाइप किया था, उस दिन मैंने इसका आंसर दिया है, पेज नंबर 25 पे पढ़िएगा। मैंने जो इसका आंसर लिखा है वो ये है, इट इज डिफिकल्ट टू अज्यूम दैट द बिजनेस इज फुली कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएई ड्यूरिंग 12-13 व्हाइल कर्ता इज इन इंडिया फॉर 198 days. So, as the partial control is from India, HF is resident. As Karta is NOR, HF is NOR. तो मैंने ये वाला आंसर दिया है, बट लेकिन वैसे जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा जा रहा है कि ऑल द डिसीजंस आर टेकन इन यूएई, सो आप उस बेसिस पर भी आंसर लिख सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो एग्जामिनर होता है उसको अकल होती है कि क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली जब एग्जाम में, तो किस दिशा में जा रहा है, तो यू क्लियरली स्पेसिफाई योर अजम्पशन। और कुछ स्टूडेंट्स ये महा मिस्टेक करते हैं कि वो अजम्पशन स्पेसिफाई नहीं करते, और कुछ स्टूडेंट ये पार्शियल एरर करते हैं कि वो अपनी अजम्पशन को वर्किंग नोट्स में लिखते हैं। माई क्लियर कट सजेशन इज कि इस तरह की मेजर अजम्पशन जो पूरे क्वेश्चन का आंसर ही उलट पुलट कर दी है, उसको आप मेन आंसर में लिखिए, वी आर अज्यूमिंग दिस एंड हैंस सॉल्विंग दिस। जैसे मैथ्स में होता था, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं, मैथ्स पढ़े तो बहुत समय हो गया, पर उसमें होता ना कुछ अज्यूम करते थे या कोई भी चीज, हाँ कोई प्रूव करनी है कोई चीज, तो वो मेन ही में आप लेके चलते हैं। तो इसलिए मेरी आपको सजेशन है, ये पूरे इनकम टैक्स में चलता रहेगा, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर कई चीजें ऊपर नीचे भी होती हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो आपको अज्यूम करना पड़ता है। तो ऑलवेज स्पेसिफाई योर अजम्पशन इन द आंसर इटसेल्फ एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों ही बातें मैं एज ए टीचर आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। एक, अजम्पशन लिखो ही मत, ये तो महा ब्लंडर है कि आप किसी भी क्वेश्चन में, ये तो भी छोटा सा, सैलरी में बहुत ऐसी सिचुएशन आएंगी या सारे सिलेबस में ऐसी बहुत चीजें आएंगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अजम्पशन लेनी पड़ रही है। अजम्पशन मन में लेना इज लाइक रॉन्ग, वो तो चलेगा ही नहीं। अजम्पशन तो पेपर पर ही लेना पड़ेगा। क्या किया बताओ तो सही, बातचीत थोड़ी हो रही, इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है, ठीक है ना। और अजम्पशन भी राइटिंग में लेनी है, वो कहां लेनी है, मैं तो कहूंगा मेन आंसर में पहले अजम्पशंस लो फिर सॉल्व करो, ताकि टीचर जब आपका पेपर चेक करने लगे तो देखे अच्छा इसने ये अजम्पशन लेके ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जो भी अजम्पशन है। क्वेश्चन नंबर एन तो एनआर, बिल्कुल ठीक है। इनका कहना है एचएफ जो मर्जी हो, एन तो एनओआर ही होगा। यस, द आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 66, ये कहता है ए लिमिटेड एज एन इंडियन कंपनी, इट कैरीज ऑन बिजनेस इन मुंबई, न्यूयॉर्क, द एंटायर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, 95% टोटल इनकम इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस? रेजिडेंट। ठीक है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 कंपनी का 3 है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 67, एक सेकंड भाई, अरे मेरे को तो पढ़ने दिया करो। इट सेज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर रजिस्टर्ड इन यूएसए एंड respectively. Question number 67. It says A Limited and B Limited are registered in USA. A Limited is registered in USA and B Limited in India. ठीक है, इतना तो क्लियर है। A Limited and B Limited are registered in USA and India respectively. All board meetings of A, इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है, एंड ऑल द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ बी लिमिटेड आर हेल्ड इन यूएसए, इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं वो यूएसए में हो रही है। डिसाइड। अब देखिए ये फॉरेन कंपनी है लेकिन सारी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में हो रही है, तो ये रेजिडेंट है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है इसलिए रेजिडेंट।
तो समझदारी से करना पड़ेगा ना काम, जज्बाती नहीं होना चाहिए ना, सारी मीटिंग मत करो इंडिया में। ये तो आपको सिर्फ प्रोविजन समझाने के लिए बनाई गई सिचुएशन। वो कंपनी भी तो समझदार होगी जिसने बनाई होगी, और अगर समझदार नहीं भी होगी तो 1 साल टैक्स लग जाएगा, तो अगले साल से समझ आ जाएगी कि कैसे चलना है। कई बार ये भी होता है हमें कोई चीज नहीं पता होती, फिर 1 साल जब गड़बड़ हो जाती है तो अपना समझ में आता है नेक्स्ट ईयर में कैसे चलना है। 67th question is okay. Question number 68. A company whose registered office is in Australia is partly controlled and management from India. Partly से हो ना, नॉन रेजिडेंट। कंपनी में फुल कंट्रोल इंडिया में होता है तभी रेजिडेंट मानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 68, द आंसर इज नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 69, in a partnership firm, question number 69, in a partnership firm there are 3 partners, P, Q and R. P and Q reside in India while R lives in Japan. The firm is fully controlled by R. During the previous year, Mr. R stayed in India for a month. Determine the residential status. अब वो साफ साफ ये बता रहा है कि firm is controlled by R and he is in India for 1 month. So partial control from India, the firm is resident. नॉन रेजिडेंट कौन बोलो, क्यों बोलो लक्ष्य? आर इज इन इंडिया फॉर 1 month एंड ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, सो पार्शियल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, रेजिडेंट। पार्टली फर्म को एचयूएफ की तरह ट्रीट करते हैं, आंसर इज बोथ यस और नो। रीजन, मैनेजमेंट कंट्रोल पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तो हाँ, लेकिन उसमें आरओआर एनओआर का चक्कर नहीं होता, तो फर्म सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर रुक जाती है, एचयूएफ आगे तक जाती है। इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा सर बस इस साल के लिए होगी ना रेजिडेंट, आंसर इज यस, क्योंकि अगर वो बाहर ही रहता है, भाई देव इस साल 1 महीने आया तो इस साल रेजिडेंट हो गया, अगले साल आया ही नहीं, सपोज क्वेश्चन कहता है 1 दिन भी नहीं आए तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, अगर पूरा ही बाहर है तो फिर यहां से क्या कंट्रोल होता है? क्वेश्चन सपोज कहता है कि वो 1 दिन भी आया ही नहीं इंडिया में, सपोज किसी क्वेश्चन को चेंज करते 69 को, वो कहता है मिस्टर आर स्टेड इन इंडिया फॉर अ मंथ, तो रेजिडेंट लगा दिया। क्वेश्चन कहता है मिस्टर आर डज नॉट कम टू इंडिया इवन फॉर अ सिंगल डे, फिर तो नॉन रेजिडेंट करना ही पड़ेगा। पार्टली में तो हो जाएगा लेकिन 1 दिन तो आना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 70, ये कहता है अ वीआईपी क्लब इज इन इंडिया हुज डायरेक्टर एन बिलोंग्स टू यूएसए। द क्लब इज कंट्रोल्ड फुल्ली बाय मिस्टर एन एंड ही डिड नॉट कम टू इंडिया फॉर अ सिंगल डे। नाउ ये क्लियर हो गया, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा अगला, जब 1 दिन भी नहीं आया तो उसको हम नॉन रेजिडेंट ट्रीट करेंगे। इसका सेक्शन क्या है? इसका 70वें क्वेश्चन का, क्वेश्चन 70 का सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। मैं बताऊं 6(1) क्या था? इंडिविजुअल। 6(2) एचयूएफ एंड फर्म एओपी बीओआईज। 3 कंपनी, 4 एनी अदर पर्सन। 5th में ये बात था रेजिडेंट फॉर 1 सोर्स, रेजिडेंट फॉर ऑल सोर्स, और 6 में क्या था? एडिशनल कंडीशन। यही 6 है और कुछ नहीं। हाँ 115C क्लॉज ई, वो अलग है। चलिए लास्ट 69 फर्म 62, नहीं वो 69 का पूछ रहा है। क्वेश्चन 71, ट्रू फॉल्स, ओनली इंडिविजुअल एंड एचएफ कैन बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अ फर्म कैन बी आइदर ए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ट्रू। पार्टनरशिप फर्म में तो आरओआर एनओआर होता नहीं, अभी बताया भी था। ठीक है। सो ऑल 71 क्वेश्चंस वी हैव डन।